कभी नहीं करती। हेलो हेलो हेलो। शिट। हो गया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है ना? आप
डॉक्टर कुत्सिया, डॉक्टर शबा और डॉक्टर आई थिंक डॉक्टर यास्मीन है समरीन के नाम से। ठीक है जी। तो कॉमन पेडियाट्रिक रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं बेसिकली, जिसके अंदर इन्फेक्शंस भी हैं और वो भी हैं। ये रह गया था वैसे तो, मैंने जब रेस्पिरेटरी जब हम लोग कर रहे थे तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा इसमें मतलब कवर किया था ऑलरेडी, लेकिन क्योंकि पेडियाट्रिक मॉड्यूल चल रहा था तो दैट इज व्हाई आई कंसिडर्ड इट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर स्टार्ट करते हैं, सही है। आखिर में थोड़े से क्वेश्चंस मैंने थोड़े आखिर में रखे, तो इसलिए गौर से सुनना है। कभी होता है ना कि चलो बंदा सुन रहा होता है नींद आने लगती है। अगर के केस डिस्कशन हो रहा होता है तो उसमें फिर भी बंदा इंटरेक्टिव रहता है, लेकिन मैंने थोड़ा एंड में रखा है ताकि ये कि जो नॉलेज दी है वो वाकई में गेन की है, इसलिए जरा अटेंटिव होकर सुनना है। सही है। चलो जी, डॉक्टर अमारा इज रेडी। डॉक्टर साइमा आपसे मैं क्वेश्चन करूंगी, डॉक्टर साइमा चांडियो से। और किससे करूंगी? डॉक्टर सना फैसल हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं, क्रूप, ब्रोंकियोलाइटिस, रिएक्टिव एयरवे डिजीज और निमोनिया, तो आपने सुना ही होगा। तो व्हाट इज क्रूप? क्रूप क्या है? क्रूप और ब्रोंकियोलाइटिस, व्हाट इज क्रूप, व्हाट इज ब्रोंकियोलाइटिस एंड व्हाट इज द डिफरेंस? कैन एनीवन टेल मी? एनीवन में से, लाइक डॉक्टर साइमा आप बताएं, या फिर डॉक्टर कुदसी आप बताएं, डॉक्टर नैयर। डॉक्टर नैयर हैं? हम्म। डॉक्टर नैयर आपा हैं या नहीं है? डॉक्टर सना फैसल हैं? चलो ऐसा करते हैं, डॉक्टर रबिया से पूछते हैं। किसी ने न्यू ज्वाइन किया है ना अभी? डॉक्टर रबिया आपके बाद भी शायद मेरे ख्याल से किसी ने ज्वाइन किया है। क्रूप इज अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एग्जैक्टली। है क्या है? डॉक्टर रबिया के बाद किसी और ने ज्वाइन किया है? डॉक्टर आई थिंक रजिया, डॉक्टर रजिया ने शायद किया है ना। डॉक्टर रजिया, आर यू देयर? डॉक्टर साइमा चांडू आप बताएं मुझे, भले अनम्यूट करके बताएं। व्हाट इज क्रूप? आधा तो आपकी कोलीग ने बता दिया, उसको थोड़ा सा देखें। अम्मारा जो है, मैंने कहा कि ठीक है, क्रूप जो है वो बेसिकली अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। उसमें बेसिकली क्या होता है? इन्फ्लेमेशन है। ये क्रूप कैन बी कॉज्ड बाय एनीथिंग, लाइक मोस्टली वायरल होता है, लेकिन ये रिजल्ट किस में होता है? इसके अंदर हमारी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। बच्चों की डिजीजेज हैं ये सारी की सारी, और उसमें जो है वायरल के बाद होता है जी, बिल्कुल सबा। और उसके बाद इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लेरिंगो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस भी इसको कहते हैं। ब्रोंक्यूल कौन सा वाला स्ट्रक्चर है? ब्रोंक्यूल लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का है। सही। बार्किंग कफ होती है क्रूप के अंदर। और देखें, क्रूप जो है वो लेरिंगो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस है। आई विल गो इन डिटेल्स, डोंट वरी। और ब्रोंकियोलाइटिस जो है वो लोअर का है। नेट स्लो चल रहा है आपका? अच्छा देखें, croup is a laryngobronchitis. It is common with many viral infections. The thing is that it is not an infection, it is an inflammation. And usually autumn and winter में जब viral वो होता है, viral like croup is caused mainly यानी by viral para influenza virus
उसके अटैक के बाद जो इन्फ्लेमेशन होती है लेरिंग्स की और ट्रकिया की, यानी कि जो अपर वेज हैं उसकी, दैट इज व्हाई इट इज कॉज दैट इज व्हाई इट कॉजेज स्ट्राइडर। स्ट्राइडर जो होता है, बिल्कुल हमारा स्ट्राइडर होता है, उसमें इसी वजह से स्ट्राइडर होता है क्योंकि अपर एयरवेज इन्वॉल्व होते हैं ना, हमारी जो वोकल कॉर्ड्स है और जो लैरिंग्स है वो इन्वॉल्व हो जाती है। तो दैट इज व्हाई इट कॉजेज स्ट्राइडर। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्या होंगे? माइल्ड फीवर हो सकता है, रनी नोज, जो भी वायरल इलनेसेस होती हैं उसके अंदर ज्यादातर जो अ, आपकी अगर कोरिजा है और रनी नोज है, फीवर है, तो वो वायरल इलनेसेस होती हैं। तो croup is caused by वायरल इलनेसेस। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर राहिला वाज द न्यू वन हु जॉइंड अस। सो डॉक्टर राहिला, आप से मैं क्वेश्चन करूंगी, तो विजिलेंट होके क्वेश्चन ये सुनिएगा, ठीक है? तो व्हाट इज अ क्रूप? इट इज अ लेरिंगो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस, जो कि ऊपर अपर एयरवेज के साथ होता है। वायरल इन्फेक्शन के बाद इट इज एन इन्फ्लेमेशन, and the patient will present with the infant will present with a mild fever, runny nose, and there will be a barking cough and an inspiratory stridor. What is stridor? स्ट्राइडर किस तरह की साउंड होती है? ऑडिबल होती है। उसके लिए आपको ऑस्कल्टेशन करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? द कफ टिपिकली स्टार्ट्स एट नाइट एंड एक्सेसरबेट्स बाय क्राइंग। जब क्राई करेगा, वोकल कॉर्ड का यूज होगा, वहीं पे लैरिंग्स है, वहीं इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, तो एक्सेसरबेशन हो जाएगी क्राइंग के साथ और स्ट्राइडर आएगा। जी बिल्कुल, ऑडिबल हाई पिच साउंड जो होती है वो होती है आपकी स्ट्राइडर, और स्ट्राइडर जो होता है वो ऑडिबल होता है। यू डोंट नीड टू यूज स्टेथोस्कोप टू हियर दैट। सो दिस इज क्रूप। का वॉइस बॉक्स है या लैरिंग्स यहाँ पर है, यहाँ से एयर ट्रैप हो रही है। तो आप सीटी सीटी किसको बजाने आती है? किसको अच्छी बजानी आती है वो अनम्यूट करे बजा ले। देखिए यहाँ पे स्वेलिंग हो रही है, एयर हो रहा है, फिर यहाँ से पास होती है एयर, तो इट कॉजेस स्ट्राइडर। दिस इज द रीजन व्हाई यू लिसन स्ट्राइडर एंड क्रूप, क्योंकि इन्फ्लेमेशन इधर इस साइड पे हो रही है, अपर एयरवेज में हो रही है। ये हेल्दी है, हेल्दी में आराम से पास हो रही है। यहाँ स्वेलिंग हो रही है, एरिदीमा हो रहा है। अच्छा, आपको बिल्कुल नहीं आती जवेरिया? आई डोंट बिलीव। डॉक्टर सबूही, शाबाश। अच्छा है आपको आती है, चलिए ठीक है, हम सुनेंगे। वाओ। डॉक्टर जवेरिया। क्रूप जो है वो इसमें माइल्ड, अगर माइल्ड होगा तो फिर उसको हम वी विल ट्रीट एट होम। उसमें हमने क्या करना है? पेरेंटल रीअश्योरेंस करनी है। इफ इट इज माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर, इट कैन बी माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। इफ इट इज रेस्पिरेटरी, इफ इट इज वायरल इलनेस, इट डजंट मीन कि हम जो है ना वो बस सभी ऑल इज वेल की कहानी है। तो पेरेंट अगर के ग्रुप माइल्ड है, माइल्ड में यानी कि माइल्ड फीवर है, और अगर बच्चा रो रहा है या कुछ इस तरह के हैं तो आ रहा है स्ट्राइडर, तो वो माइल्ड है, ठीक है? इन्हें काम चाइल्ड नहीं है स्ट्राइडर। ठीक है डॉक्टर सना, आप आ गई हैं। देर आयत दुरुस्त आयत। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, बिल्कुल अटेंटिव हो गए, सुनना है। अच्छा, पेरेंटल रीअश्योरेंस एंड गाइडेंस रिगार्डिंग द, में आपको क्या करना है? कूल मिस्ट फ्रॉम अ ह्यूमिडिफायर और सिटिंग इन अ वॉशरूम फिल्ड विद द स्टीम जनरेटेड बाय रनिंग हॉट वाटर फ्रॉम द शॉवर। वो जो मिस्ट होती है ना, आप इस तरह से आप इसको एडवाइस कर सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप स्टीम का नहीं कह सकते हैं, बर्न स्कैल्ड का वो हो सकता है, तो उसमें कूल मिस्ट का कहते हैं। तो कूल मिस्ट, हाउ कैन यू रख लें, या फिर जो है वो
यानी कि जैसे स्टीम जो जनरेट हो जाती है हॉट वाटर शॉवर से, वो एक अच्छी स्टीम वो होती है, ठीक है। जो वेपराइजर्स होते हैं, दैट इज हीटेड ह्यूमिडिफिकेशन, इट मॉइस्चर द एयर बट हैज द चांस ऑफ स्कैल्डिंग और बर्न, सो इट इज नॉट रिकमेंडेड। अगर के बहुत एहतियात से और उससे आप कर सकते हो तो इट्स ओके, अदरवाइज इट्स नॉट रिकमेंडेड। ओके, और सिंगल डोज व्हाट इज द ट्रीटमेंट मेनली। एक तो ये कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। देखें, कफ सिरप्स में आप कहीं भी गाइडलाइंस में पढ़ लें, आप कहीं किसी पेडियाट्रिक से बुक से पढ़ लें या कोई गाइडलाइन से पढ़ लें, आपको कहीं भी कफ सिरप नहीं मिलेंगे इन पेडियाट्रिक। सो प्लीज, आपको मैंने देखा है बहुत से लोग जो हैं वो हाइड्रोलीन और ये जो भी हमारे पास सेंट्रली एक्टिंग कफ सिरप्स हैं, उन्हें प्लीज डू नॉट प्रिस्क्राइब देम। पेशेंट सेटिस्फेक्शन के लिए आप उसको गलत चीज नहीं दें। वो सेंट्रली एक्टिंग है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ट्रीट द कॉज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप निमोनिया पढ़ते हैं तो उसमें उसकी ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, हम IMNCI की गाइडलाइंस पढ़ते हैं, उसमें नॉन डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाता है। आपको पता ही है कि हमारे यहाँ जो भी डिजीजेस जो कि मोर्टेलिटी कॉज करती हैं, उसके लिए हमारे यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेन किया जाता है। वो डॉक्टर्स नहीं होते, वो नर्सेस भी बल्कि फुली नहीं होते, बिल्कुल BSN नर्सिंग वाले नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद उनको कहा जाता है क्योंकि हमें मोर्टेलिटी कम करनी है। तो उसमें कोई कफ सिरप का आपने कहीं सुना है, कहीं रेफरेंस सुना है? नहीं सुना। तो प्लीज डू नॉट गिव कफ सिरप एट लीस्ट लेस देन 6 years ऑफ एज। तो सिंगल डोज ऑफ ओरल डेक्सामेथासोन इज रिकमेंडेड, विच इज डोज क्या है इसकी, 0.15 मिलीग्राम पर केजी। सिर्फ एक स्टार्ट डोज देनी है डेक्सामेथासोन की, और प्रेडनिसोलोन भी दे सकते हैं, लेकिन डेक्सामेथासोन इज मोर पोटेंट और अ सिंगल डोज इज इनफ। उसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट डज नॉट मीन अ कफ सिरप और एंटी हिस्टामीन्स। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में फीवर के लिए आप पैरासिटामोल दे दें। बिल्कुल ठीक जी, 0.15 मिलीग्राम पर केजी इसकी डोज है डेक्सामेथासोन की। और उसके अलावा ये कि डोज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पीडियाट्रिक ना। आप ना तो आप अंडर डोज करो, कि अगर पीडियाट्रिक है तो चलो थोड़ा सा फलाना दे दो या थोड़ी सी एंटीबायोटिक दे दो, भाई ना थोड़ी दो और ना ज्यादा दो, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द वेट एंड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, या फिर जितना आपको देना है। क्योंकि अगर आपने अंडर डोज दी है, बी इट एंटीबायोटिक और कोई भी, तो ना तो वो ठीक होगा पेशेंट और ना कोई फायदा होगा उसका, रेजिस्टेंस अलग डेवलप हो जाएगी। तो जितनी बनती है उतनी ही देनी है, ना अंडर डोज देनी है। अगर आपने डिसीजन एंटीबायोटिक का किया है अकॉर्डिंग टू द कॉज, तो आपको अकॉर्डिंग टू द वेट देनी है जितनी है। लेकिन क्रूप क्योंकि वायरस के बाद होता है, कोरिजा होगा, तो उसके उसकी ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेक्सामेथासोन है, और कूल मिस्ट कैन बी गिवन आल्सो। तो इज दैट क्लियर टू यू सो फार? ठीक है डॉक्टर साइमा, गुड। मैनेजमेंट में आपने जैसे कि कहा कि अगर मॉडरेट टू सिवियर है क्रूप, तो यू हैव टू रेफर, और इसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे कि डेक्सामेथासोन है, नेबुलाइज्ड एपिनेफ्रिन इन द हॉस्पिटल सेटिंग दे यूज। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर इंडिकेटेड इवन फॉर द माइल्ड सिम्टम्स, यानी कि अगर क्रूप है, इसमें स्ट्राइडर आ रहा है और इसमें क्राइंग के साथ आ रहा है, तो आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना है। दिस इज द ट्रीटमेंट। ये नहीं है कि अगर माइल्ड है तो नहीं देना, मॉडरेट है तो देना है, इट्स नॉट लाइक दैट। So prednisolone, dexamethasone, both may be used. Dexamethasone is recommended due to नेबुलाइज। देखिए, नेबुलाइज का मैंने कहा है कि ऐसा कोई रोल नहीं है इसमें। अपने जो कूल मिस्ट है ना, उसका ज्यादा है, या फिर ह्यूमिडिफायर से आप दे सकते हैं तो वो दे दें, ठीक है। और डेक्सामेथासोन है, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ द क्रूप। डेक्सामेथासोन is recommended due to longer half-life and high potency, and it reduces the symptoms of croup. Prednisolone की डोज जो होती है, अगर इसकी यानी कि 10 times लेसर होती है, समझ लें 1.5 मिलीग्राम फिर डोज बनेगी प्रेडनिसोलोन की, अगर कि प्रेडनिसोलोन देना पड़ गया तो।
उसके अलावा क्या करना है आपको, फीवर के लिए आपने पैरासिटामोल देनी है, एसिटामिनोफेन उसका एक और नाम है, इब्यूप्रोफेन भी दी जा सकती है। एनकरेज ओरल इंटेक, कॉफिंग कैन बी ट्रीटेड, कॉफ किस तरह से ट्रीट करना है, अगर के बच्चा 6 मंथ से ज्यादा है तो वार्म फ्लूइड्स दें, क्लियर करें म्यूकस, वो क्लियर करता है। अगर वार्म फ्लूइड्स आप देंगे, इतने भी वार्म ना दे दें, मतलब हॉट नहीं दे दें, वार्म दें, तो वो क्लियर करता है म्यूकस को ओरोफेरिंग से। उसके अलावा अगर नेजल ब्लॉकेड है तो सेलाइन ड्रॉप्स दें, ठीक है। पैसिव स्मोकिंग का पूछने के घर में कोई पैसिव स्मोकिंग, मतलब कोई स्मोकिंग तो नहीं करता, तो पैसिव स्मोकिंग एक्सरबेट करेगा सिम्टम्स को, कोई भी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेसेस हो उन सबको एक्सरबेट करेगा। सो उसके अलावा आपको अगर माइल्ड क्रूप है एंड यू हैव गिवन डेक्सामेथासोन 0.15 मिलीग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट, साथ में आपने पैरासिटामोल दे दी है, तो आपने ये जो नॉन फार्मा मेजर्स हैं कि कोई बर्ड वगैरह या कोई इस तरह की चीज तो नहीं है, कोई डस्ट वगैरह, इन सब से बचाना है, स्मोकिंग ना कर रहा हो। उसके अलावा आप मदर को कहेंगी कि उसकी ब्रीदिंग को असेस करें, घर पे कोई उसके साथ हो, मतलब केयर टेकर उसके साथ साथ रहे, उसे मॉनिटर करता रहे कि जब भी कोई भी रेड फ्लैग साइन आए कि स्ट्राइडर इन अ काम चाइल्ड आने लगे, इसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाए, तो उसको फौरन से हॉस्पिटल लेके आना है, ठीक है। और जो हम कहते हैं कि भाई चलो बच्चे को आईएम लगा दो या आईवी लगा दो, तो सेम एफिकेसी होती है आईएम, आईवी और पर ओरल। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू टॉलरेट एंड द सिवियरिटी ऑफ इलनेस। फॉर एग्जांपल ओरली ले नहीं पा रहा है, कोई वॉमिटिंग्स हैं साथ में, या नहीं ले रहा है ओरली, रिलेक्टेंट टू फीड है, कुछ ऐसे है, तो फिर उसमें आप आईएम वगैरह या आईवी चूज की जा सकती है, ज्यादातर तो आईएम दिया जाता है। In case the child is not taking orally, in that case only, otherwise efficacy same है। bronchiolitis जो है it is another respiratory tract illness। और bronchiolitis क्या है जी, डॉक्टर यास्मीन, अच्छा जो समरीन थी, डॉक्टर यास्मीन फ्रॉम कस्बा कॉलोनी, अच्छा डॉक्टर यास्मीन बरोही। ब्रोंकियोलाइटिस क्या है, व्हाट इज अ ब्रोंकियोलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयरवेज, तो एयरवेज तो बहुत ही बड़ा लफ्ज है ना, तो फिर तो वो एजमा भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन इज एजमा। ब्रोंक्यूल्स, व्हाट आर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल की एनाटॉमिकल पोजीशन कहाँ है, जैसे कि लेरिंग्स की पोजीशन है अपर में, ब्रोंक्यूल्स की अभी जवेरिया ने कहा कि ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो लोअर है, तो लोअर में कहाँ है एग्जैक्टली, कुछ आइडिया, एनी आइडिया। ब्रोंक्यूलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, bronchioles basically। ठीक है डॉक्टर यास्मीन फ्रॉम मेमनगुड। ब्रोंक्यूल्स की पोजीशन किधर है बेसिकली, ये जो इसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है पोस्ट रेस्पिरेटरी वायरल इलनेस है ये, तो लोअर लोब, लोअर लोब, लोब्स तो देखिए लंग्स के होते हैं, जो हमारा शुरू होता है अपर एयरवे स्टार्ट होता है लेरिंग फेरिंग से, ओरोफेरिंग से, फिर लेरिंग्स आता है, फिर ट्रकिया आता है, फिर ब्रोंकाई आते हैं, फिर उसके बाद फिर एल्वियोलाई आते हैं विद इन द लंग्स। गुड। लंग्स के अंदर जो है वो ब्रोंक्यूल्स होते हैं बिफोर जस्ट एल्वियोलाई, जैसे आर्टेरियोल होता है कैपिलरी से पहले, इसी तरीके से ब्रोंक्यूल्स होते हैं बिफोर एल्वियोलाई। व्हाट व्हाट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई, इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई इज कॉल्ड इज, डॉक्टर सना बताएं। एम्फाइसीमा, अल्लाह एम्फाइसीमा तो फिर या तो अडल्ट्स में होगा या फिर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की बात हो रही है। व्हाट आर नीमोसाइट्स, अच्छा ये बताएं नीमोसाइट्स क्या होते हैं। नीमोसाइट्स एंड आर एल्वियोलाई, बेसिकली एल्वियोलाई की इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन को क्या कहेंगे, निमोनिया कहेंगे जी, निमोनिया कहेंगे, सिंपल निमोनिया। व्हाट इज निमोनिया, निमोनिया इज इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से जो जस्ट पहले वाली चीज है इट इज कॉल्ड एज ब्रोंक्योल, जैसे कैपिलरी से पहले वाली चीज को आर्टरियोल कह रहे हैं।
तो इसलिए इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल एंड यूजुअली कॉज्ड बाय रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। इट अकर्स इन चिल्ड्रन अंडर 2 years ऑफ एज। सिम्टम्स कैसे आएंगे इसके? हमारे उसके एलटीबी के जो ग्रुप था उसके सिम्टम्स क्या आ रहे थे? हमारे स्ट्राइडर वाले सिम्टम्स आ रहे थे ना, अपर अपर एयरवे वाले सिम्टम्स आ रहे थे, और वोकल कॉर्ड्स इन्वॉल्व हो रहे थे, लेरिंग्स इन्वॉल्व हो रहे थे, इस वजह से ऐसे सिम्टम्स आ रहे थे। अभी ये लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का इन्फ्लेमेशन हो रही है, इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे? लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या सिम्टम्स आते हैं? लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है डॉक्टर फाइमा, गुड, यू आर रिस्पॉन्डिंग। लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के क्या सिम्टम्स हैं? कोई भी चाहे वो ब्रोंक्योलाइटिस हो, चाहे वो निमोनिया हो, क्या सिम्टम्स हैं? अम, नहीं और वो ठीक है, सिम्टम्स तो कॉफ होता है, और उसकी और साइंस क्या होंगे? जी, वीजिंग होगी, रैपिड ब्रीदिंग, वेरी गुड। और उसके अलावा उसके साइंस क्या होंगे? ऑन ऑस्कल्टेशन आपको क्या मिलेगा? इन ब्रोंकियोलाइटिस ऑन ऑस्कल्टेशन व्हाट यू कैन फाइंड? यस, वीजिंग, यानी कि ब्रोंकाई वीजिंग मिल सकती है, और उसके अलावा ऑन ऑस्कल्टेशन आपको क्या मिलेगा? लेथार्जिक, डॉक्टर रबिया, किसी चीज में भी मिल सकता है लेथार्जिक, क्रूप में भी मिल सकता है, नमोनिया में भी, किसी भी चीज में मिल सकता है ना, वो तो फिर आपकी ये सिवियरिटी ऑफ इलनेस या ओवरऑल जनरल जनरल सिम्टम्स कहलाएंगे ना। ब्रोंकाई मिल सकते हैं, क्रैप्स मिल सकते हैं, बिल्कुल ठीक। तो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है के सिम्टम्स में आपको क्रैपिटेशन मिल सकती हैं, चाहे वो ब्रोंकियोलाइटिस हो और चाहे वो निमोनिया हो, या चाहे वो एज्मा के बे में भी ब्रोंक्यूल्स तक, या फिर ट्रेकिया ब्रोंकाई जब डिवीजन हो जाती है तो उसके अंदर आपको वीजी मिलता है। सो ब्रोंक्यूल्स क्योंकि बिल्कुल फाइनल वो भी नहीं है, यानी एल्विलाई भी नहीं है, उससे जस्ट पहले है, तो उसमें दोनों मिक्स सिम्टम्स आते हैं, निमोनिया के क्रैप्स भी आते हैं, और उसके अलावा नमोनिया के लिए को क्रैप्स भी आते हैं, और ब्रोंकाई, दोनों सिम्टम्स आते हैं ब्रोंकियोलाइटिस में। और उसके अलावा उसके सिम्टम्स क्या होते हैं ब्रोंकियोलाइटिस की? कोई एनीवन? ब्रोंकियोलाइटिस में क्योंकि ये लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो इसमें क्रैप्स आ गए आपके पास, इसमें आपके पास ब्रोंकाई आ गए, और उसके अलावा कोई और सिम्टम्स? हाउ वुड यू आइडेंटिफाई दैट चाइल्ड इज मे बी सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकियोलाइटिस? हाउ यू विल आइडेंटिफाई? एक तो ये कि अंडर 2 years ऑफ एज होंगे, गुड डॉक्टर फरहाना। फीवर होगा, जी डॉक्टर सना, ठीक है। हाई ग्रेड फीवर डॉक्टर रबिया ने बोला, तो ब्रोंकियोलाइटिस के अंदर हाई ग्रेड फीवर नहीं होता। फीवर यानी कि टेम्परेचर में भी नॉर्मल इवन, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है क्योंकि हाई रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स हैं, बच्चा थोड़ा सा टेकेप्निक हो सकता है। लेकिन फॉर एग्जांपल एक आईएमएनसीआई की गाइडलाइंस में हमने कुछ सर्टेन डिजीजेस को फीवर एंड रेस्पिरेटरी रेट से डिफाइन कर दिया है। If the child is, let's suppose, 2 year of age and the respiratory rate is 50, what you will there are no as such, only tachypnea and fever। डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता सकती हैं इसकी? a child with 2 year of age, a child with 2 years of age with respiratory rate 50 and fever like 101 degree centigrade Fahrenheit, sorry, क्या हो सकता है डिफरेंशियल्स में? Differential diagnosis of a child with a fever and a high respiratory rate according to IMNCI classification. Pneumonia, exactly, Dr. Talat, good. अच्छा, सो हम वापस आते हैं ब्रोंकियोलाइटिस की तरफ। तो ब्रोंकियोलाइटिस इज मोस्टली कॉज्ड बाय रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। द सिम्टम्स यूजुअली पीक बिटवीन 3 and 5 days। इट अकर इन एपिडेमिक्स यूजुअली इन विंटर, यानी कि अभी विंटर आने वाला है, तो ब्रोंकियोलाइटिस अंडर 2 years ऑफ एज, आप ब्रोंकियोलाइटिस यू कैन सस्पेक्ट, वेरी गुड डॉक्टर साइमा। सो दिस इज ब्रोंकियोलाइटिस। ब्रोंकियोलाइटिस जो है जनाब, इसका ये हेल्दी ब्रोंक्यूल है।
ठीक है। ये हेल्दी ब्रोंक्यूल है, इसमें मोर एयर जा रही है, और ये जनाब जी यहाँ पे लेस एयर जा रही है। ये ब्रोंक्यूल फाइनल टर्मिनल है, यहाँ पे इसकी पोजीशन है, और टाइनी एयरवेज हैं, यहाँ से लेस एयर पास हो रही है, म्यूकस है, इन्फ्लेमेशन है। So that is why it is giving this condition of the bronchiolitis. And usually the age of presentation will be less than 2 years. Usually in epidemics in winter, the presentation would be a child with fever, not so high grade, and with signs of bronchi and the Krebs. ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट, इट्स नॉट नेसेसरी कि रेस्पिरेटरी रेट कैसा होगा, उस पे हमने क्लासिफिकेशन नमोनिया की करनी है। रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल भी हो सकता है। तो ब्रोंकियोलाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स, कोरिजा रहेगा, यानी कि वो जो वाटरी राइनोरिया टाइप का होता है, फॉलोड बाय परसिस्टेंट कॉफ। कॉफ, जैसे कि आप सबने बताया कि लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स होते हैं वो कॉफ होती है, रैपिड ब्रीदिंग होती है, तो ये कॉफ आएगा, इसमें रैपिड ब्रीदिंग आएगी, फीडिंग डिफिकल्टीज आएंगी डेफिनेटली, और उसके साथ मे प्रेजेंट विद एपनिया, यानी इतना सिवियर भी हो सकता है कि इट मे प्रेजेंट विद एपनिया, बिल्कुल सांस ही रुक जाए। एग्जामिनेशन पे आपको रेसेशन मिल सकती है, इंटरकोस्टल, सुप्राक्लेविक्युलर, ठीक है। रिब्स के उसमें जो रिसेशंस पड़ती हैं वो मिल सकती है, टेकिपनिया मिल सकता है, और वाइड स्प्रेड क्रेपिटेशंस इन वीज इज द पैथोग्नोमोनिक यू कैन से sign of bronchiolitis in a child which is less than 2 years with a fever less than 39 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको अगर फॉरेनहाइट में करेंगे तो 101 करेंगे। अगर 101.5 है, उससे लेस को आप लो ग्रेड फीवर कहते हो, यानी उसको इतना हाई ग्रेड नहीं कहते, 102 पे जाके उसको हाई ग्रेड कहते हैं। अ, तो फीवर इतना जरूरी नहीं है कि हाई ग्रेड हो, इसमें ये सारे सिम्टम्स आएंगे, देन यू कैन रिकॉग्नाइज दैट इट कैन बी अ साइन ऑफ ब्रोंकियोलाइटिस। डायग्नोज ब्रोंकियोलाइटिस इफ द बेबी और चाइल्ड हैज अ कोरिजल प्रोड्रोम लास्टिंग 1 to 3 days। पहले कोरिजल प्रोड्रोम आएगा, और उसके बाद फॉलोड बाय परसिस्टेंट कॉफ and either tachypnea or chest recessions or both। या तो tachypnea respiratory rate increase हुआ होगा, chest recessions हो रहे होंगे, और either wheeze or crackles on chest auscultation or both। ठीक है। cough, tachypnea, bronchiolitis, ट्रीटमेंट क्या देनी है आप लोगों को? अच्छा, इसमें थोड़े से इसको वर्सेस कर सकते हैं कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये एजमा है, ब्रोंकियोलाइटिस है, निमोनिया है। So consider a diagnosis of pneumonia if the baby or child has a high fever। ज्यादातर जो निमोनिया होगा उसमें हाई ग्रेड फीवर होगा, persistently focal crackles आएंगे। क्यों? क्योंकि निमोनिया जो टिपिकल निमोनिया होता है वो एक साइड को इफेक्ट करता है, जैसे लेफ्ट लोब हो गया, मिडिल लोब हो गया, कोई साइड को स्पेसिफिकली एल्वेलाई की या लंग्स की स्पेसिफिक साइड होगी जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ होगा, वहां पे एल्वेलाई का इन्फेक्शन होगा। So think about a diagnosis of viral induced wheeze or early onset asthma rather than bronchiolitis in older infants। एस्मा कैसे कहेंगे कि भाई ये एस्मा क्यों नहीं है, इसमें वीज आ रही है। एक छोटे बच्चों में आप उसको एस्मा, जैसे कि पहले भी एक दफा बात हो चुकी है कि उसको आप एस्मा लेबल नहीं करेंगे बिफोर एटलीस्ट 3 years ऑफ एज। सो अगर के अर्ली, अगर पेशेंट जो है ओल्डर है, बच्चा थोड़ा बड़ा है, 5 years से ज्यादा है, और उसके अंदर आपने एजमा आपको कब करना है कि अगर उसे परसिस्टेंट वीज है विदाउट क्रैकल्स, उसमें क्रैकल्स नहीं आ रहे हैं, उसमें क्रैप्स नहीं आ रहे। क्रैप्स की साउंड कैसी होती है? जैसे वो स्ट्रॉ से साउंड निकालते हैं ना, पानी में आप स्ट्रॉ डाल के ऐसे करो, तो वो वाली जो साउंड होती है क्रैकल्स की, वो नहीं आ रही है, तो आप इसको एजमा कह सकते हो। परसिस्टेंट वीज आ रही है, क्रैकल्स नहीं है, इन एन ओल्डर चाइल्ड, रिकरेंट है। रिकरेंट एपिसोडिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डायग्नोसिंग एजमा और इवन रिएक्टिव एयरवे डिजीज which might be further turned into asthma। तो रिकरेंट एपिसोडिक वीज होगा, या फिर एक पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ एटोपी होगी, या तो पर्सनल हिस्ट्री ऑफ एटोपी होगी, कोई स्किन के वो बार बार एलर्जीज हो जाती हैं, कोई एटोपी की वो आ जाती है साइंस उस पे, उसकी या तो उस बच्चे की अपनी होगी या फिर फैमिली हिस्ट्री होगी।
So it goes towards the diagnosis of asthma कि बच्चा बड़ा होगा, persistent wheeze होगी, variability आएगी, diurnal variation आएंगी, और अगर कोई bronchodilator, let's suppose bronchodilator like आपने nebulize कर दिया उसको salbutamol से, तो उससे उसके symptoms आएंगे, ठीक है, उसके सॉरी symptoms रिलीव होंगे। अभी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? बीच में थोड़ा सा कनेक्शन अनस्टेबल आया था, अभी तो आई थिंक। सो ये जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है बिटवीन ब्रोंकियोलाइटिस निमोनिया एंड एस्मा, इज दैट क्लियर टू यू? द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स क्या हैं? गुड। सही है डॉक्टर साइमा, थैंक यू सो मच। रेफर कब करना है इन केस ऑफ ब्रोंकियोलाइटिस? किसी भी केस में द चाइल्ड लुक सीरियसली अनवेल, लेथार्जी है, उसको एग्जॉस्शन हो रही है, ग्रंटिंग हो रही है, साइन साउंड जो ग्रंटिंग की साउंड आ रही होती हैं, मार्क्ड इंटरकोस्टल रिसेशन हो रही है, साइनोसिस हो रही है, डेफिनेटली किसी भी चाइल्ड में अगर ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे, कोई भी डिजीज हो साथ में ये सारा सिम्टम्स आएंगे, तो यू हैव टू रेफर द केस डेफिनेटली। पेरिफेरल ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 92% है, या फिर एपनिक एपिसोड्स हो रहे हैं, रिस्पिरेटरी रेट मोर देन 70 ब्रीथ्स पर मिनट है, वो तो कोई भी एज होगी डेफिनेटली, वो लेस देन 2 मंथ्स है, इन्फेंट्स है, या तो रिपोर्टेड या ऑब्जर्व जो है ना, यू हैव टू रेफर द केस इमीडिएटली। मैनेजमेंट क्या है आपको, अगर के ये थोड़ा सा ये किसी ने लाइन सी बना ली है किसी ने, तो वो इरेज कर सकता है तो कर दे। If feeding well, no mild recession, treat at home with symptomatic treatment like, क्या देना है भाई? सिर्फ पैरासिटामोल। क्या है ट्रीटमेंट ब्रोंकियोलाइटिस की? कुछ भी नहीं है। ना तो आप नेबुलाइज कर रहे हैं, ना आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये कि उसको सिर्फ पैरासिटामोल देना है। और उसके अलावा अगर चाइल्ड थोड़ा बड़ा है और कुछ ओरली ले रहा है, तो उसको वार्म फ्लूइड वो देने हैं। ठीक है, अगर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है तो सेलाइन ड्रॉप्स देने हैं। डू नॉट यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग टू ट्रीट ब्रोंकियोलाइटिस। नो एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का ऐसा कोई रोल नहीं है, चाहे पेडियाट्रिशियन दे रहे हो। हाइपरटोनिक सेलाइन भी ऐसा कोई फायदा नहीं है इसमें, ठीक है। एड्रेनलिन नेबुलाइज्ड नहीं है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। ओके, सैल्बुटामोल का भी रोल नहीं है, ऑल्दो पीपल देते हैं ब्रोंकियोलाइटिस में। मोंटेलुकास्ट, आइट्राक्लोपियम ब्रोमाइड, सिस्टमिक और इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लाइक इन ग्रुप हम दे रहे थे, इसमें ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन इज नीडेड इफ ऑक्सीजन सैचुरेशन इज persistently लो, लेस देन 92%, which you already have to refer। तो सिवियर या मॉडरेट होगा तो आपको वैसे भी रेफर करना है, लेकिन अगर ब्रोंकियोलाइटिस आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको क्रैप्स मिल रहे हों और अगर आपको लो ग्रेड फीवर मिल रहा है, तो ऐसा ऐसा होता था। मैं भी ये समझती थी कि भाई मैंने इतना पीडियाट्रिक मेरा एक्सपोजर नहीं है, मुझे क्रैप्स आ रहे हैं, लेकिन बच्चा स्टेबल लग रहा है, उसका कोई रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज नहीं है, इतना हाई ग्रेड फीवर नहीं है, लेकिन फिर भी आ रहे हैं क्रैप्स आप ऑस्कल्टेशन पे, ठीक है, और थोड़े वीजी भी हो रहे हैं, तो परेशान हो जाते हैं, तो वो ब्रोंकियोलाइटिस, इट कैन बी ब्रोंकियोलाइटिस, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, डिटेरियोरेट कर रहा है, रिलैक्टेंट टू फीड है, वॉमिटिंग ज्यादा हो रही है, कोई भी जनरल डेंजर साइन है, you have to manage the case and you have to tell mother about the red flag sign कि आपको लेके आना है, फौरन से देखना नहीं है, और उसको आराम से इत्मीनान से बताना है, ये परेशान करके नहीं बताना कि ये यूजुअली सेटल हो जाता है, इतना वो नहीं है। लेकिन अगर आपको सबसे पहली बात यही है कि स्टेबल लग रहा हो चाइल्ड। समरी क्या है, ब्रोंकियोलाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स व्हिच आर लोएस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्री। ब्रोंक्यूल्स टेक पार्ट इन वेंटिलेशन, फाइनल वेंटिलेशन जो हो रही होती है ब्लड से और उससे, तो उसके अंदर ब्रोंक्यूल्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं जस्ट आफ्टर बिफोर एल्वेलाई। सो दैट इज व्हाई चाइल्ड मे हैव लो सैचुरेशन इन ब्रोंकियोलाइटिस। एंड अगर आप लोगों के पास वो पल्स ऑक्सीमीटर है या नहीं है, आई विल ट्राई के ये भी वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ
फीवर हो और आप एमपी करो और वो वहीं आपके पास रिजल्ट आ जाए और उसके बाद आप ट्रीटमेंट दे के घर भेज दो, तो ये भी बहुत अच्छा है। या फिर यूरिन डिपिस्टिक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड they should be available in our primary health care in order to improve our practices. तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन remains the mainstay of treatment, mostly recover in less than 14 days, so prognosis is good. ठीक, up to 50% Vs with subsequent URTI, यानी कि 50% जो है वो URTI के पहले सिम्टम्स आएंगे और उसके बाद फिर ये हो सकता है कि आफ्टर ब्रोंकियोलाइटिस दे में डेवलप के 50% वीजिंग रहे थोड़ी बहुत। अच्छा, अब मूविंग ऑन, a 4 month old infant presented with cough and fever, and I will request के जो लोग ज्यादा, मैं जिसका नाम लूँ ना तो वो प्लीज इसका आंसर दे, ठीक है, फौरन से नहीं देना। अ 4 month ओल्ड इन्फेंट, मुझे पता है कि किन लोगों को आता है या जो लोग पहले से पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो डेफिनेटली इन्वॉल्व जरूर हो और आंसर जरूर सोचें, लेकिन ये कि फौरन से जवाब नहीं देना है। मैं चाहती हूँ कि सारे लोग इन्वॉल्व हों और किसी को भी कोई वो ना हो, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4 month old infant presented with cough and fever for 3 days, but symptoms worsened in 24 hours. Start किससे हुआ था? Cough and fever से। The birth weight was 2.8 kg. Immunizations are current. पूछते हैं ना आप लोग, mind history, birth, immunization, nutritional, developmental। तो 4 month old है, इसका birth weight जो था वो 2.8 kg था, नॉर्मल था यानी। इम्यूनाइजेशंस जो हैं वो जो चल रही हैं, करंट हैं। वाइटल साइंस के अंदर टेम्परेचर 38.4 डिग्री सेंटीग्रेड है, पल्स 120 चल रही है, ठीक है, सही है, पल्स अकॉर्डिंग टू द फीवर एंड अकॉर्डिंग टू द एज। रेस्पिरेटरी रेट 60 पर मिनट है। द infant is well hydrated but appears ill, grunting, nasal flaring, intercostal retractions and wheezing एंड क्रैकल्स। क्या क्या आ रहा है इसके अंदर? इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस आ रहा है, वीजिंग एंड क्रैकल्स आ रहे हैं। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन, व्हाट इज द डायग्नोसिस? इज इट अ क्रूप व्हिच इज अ laryngobronchitis? इट इज, और ब्रोंकियोलाइटिस है, एपिग्लोटाइटिस है। एपिग्लोटाइटिस कौन सी सिचुएशन होती है? जो एपिग्लोटिस होता है बिल्कुल ही अपर एयरवे, एपिग्लोटाइटिस है। इज इट अ पर्टुसिस? पर्टुसिस जो काली खांसी वाला होता है, वूपिंग कॉफ जिसमें होती है, वो है। या इज इट निमोनिया? सब लोग नमोनिया कह रहे हैं भाई, अब नमोनिया की बारी है। चलो भाई, मैं पूछती हूँ, किससे पूछूं, मैं किससे पूछूं? डॉक्टर रबिया बताएं, आप बताएं, डॉक्टर रबिया बताएं या डॉक्टर यास्मीन बताएं। कर लेती हूँ, क्या नाम है जनाब, इसको मैं कर लेती हूँ। इसका रेस्पिरेटरी रेट थोड़ा सा कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। इसका रेस्पिरेटरी रेट है 50, ठीक है। अब बताएं कि क्या है ये। अब बताएं, चलिए मैंने रेस्पिरेटरी रेट इसका 50 कर लिया, ठीक है क्या? डॉक्टर डॉक्टर यास्मीन बताएं, आंसर बताएं। नमोनिया नहीं है इसका, ठीक है, चलो मैंने कर लिया इसका रेस्पिरेटरी रेट कम कर लिया, क्योंकि फीवर, रेस्पिरेटरी रेट, खलास, दिस इज नमोनिया अकॉर्डिंग टू एमएनसी की गाइडलाइन। आई एग्री, लेकिन अगर इसका रेस्पिरेटरी रेट मैं थोड़ा कम करती हूँ, क्या होगा ये? गुड। क्रूप नहीं है डॉक्टर नीलम। क्रूप में आपने आपने इसमें स्ट्राइडर नहीं है, क्रूप में लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस वाले साइन नहीं आते हैं, bronchiolitis है। I agree with all of you people that this can be pneumonia also. This can be pneumonia. You can think about it. But लेकिन टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है। टेम्परेचर इसका 38.4 है, बहुत हाई ग्रेड फीवर नहीं है। निमोनिया में ज्यादातर
आपको हाई ग्रेड फीवर मिलेगा, प्लस आपको क्रैकल्स मिलेंगे, आपको वीजी नहीं मिलेगा, आपको नेजल साइंस नहीं मिलेंगे। निमोनिया में क्या होगा, आपको अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। रिमेंबर दैट वन। जो भी कोई वायरल होती है ना, तो उसके अंदर अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो होते हैं, जो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, लाइक आपका निमोनिया है, दैट इज कॉज्ड मोस्टली बाय बैक्टीरिया। और जो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, लाइक फेरेंजाइटिस हो गया, दैट इज कॉज्ड बाय वायरसेस। एंड वायरसेस के अंदर आपके कैसे साइंस आते हैं, वाटरी कोरिजा, इससे स्टार्ट होता है, ठीक है। So this is very good. Most people diagnosed it right, bronchiolitis. ये bronchiolitis है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है रिएक्टिव एयरवे डिजीज। रिएक्टिव एयरवे डिजीज जो होती है वो बेसिकली इज इन अम्ब्रेला टर्म। इट इज इसमें एजमा भी आ सकता है। तो बिफोर 5 years ऑफ एज हम पेडियाट्रिक एज ग्रुप को हम रिएक्टिव एयरवे डिजीज कह देते हैं, कि अगर अगर आपको लग रहा है कि भी आप उसको एजमा नहीं वो कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे बड़े होके वो उसमें से ग्रो आउट ऑफ इट कर जाएं। क्यों? इसलिए क्योंकि उनके जो रिस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं, वो थोड़े से ब्रॉडर होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं ना, तो वो थोड़े जब ग्रो करते हैं तो वो निकल आते हैं इस चीज में से, ठीक है, वो इजीली प्लग्ड हो जाते हैं। तो एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं रिएक्टिव एयरवे डिजीज की, कि जिससे वो एक्सेसरबेट कर जाए, वायरसेस, बैक्टीरिया, पोस्ट ब्रोंकियोलाइटिस, इरिटेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंटली लाइक दोज फॉर एजमा। जो इरिटेंट्स हैं, लाइक पॉलन हो गया, फ्यूम्स हो गए, स्मोक, पेट डेंडर हो गया, कॉकरोच एंड डस्ट माइट एलर्जेंस। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड भी हो सकता है, लाइक एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एजमा होता है, एक्सरसाइज के बाद होता है सिर्फ। वेदर चेंजेस और स्ट्रेस, these are all causes of reactive airway disease, which is an umbrella term. What is the difference between reactive airway disease and asthma? So asthma is a reactive airway disease, and but not all reactive airway disease are asthma. ठीक है, यानी कि एजमा आता है, एजमा इज नॉट एन अम्ब्रेला टर्म, जबकि जो रिएक्टिव एयरवे डिजीज है वो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर एजमा आता है। तो वो कोई भी वीजी हो रहा है या कुछ हो रहा है, चेस्ट हो रहा है, उसके साथ रिकरेंट सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसको हम रिएक्टिव एयरवे डिजीज कह सकते हैं। They have similar clinical presentation, they have similar preventive measures and treatment, and but asthma is diagnosed after 5 years of age, and often the term reactive airway disease is used when asthma is suspected but not yet confirmed. Confirmed आपने नहीं करना है, तो अगर आपको confirm नहीं हुआ है तो आप उसको क्या कहेंगे कि this is reactive airway disease. You cannot term कि आपके पास कोई बच्चा आया है, let's suppose a 3-year-old child comes to you, और उसको उसकी मदर उसके साथ बीजी चेस्ट है, और आपने उसको सेल्बुटामॉल दिया, और फिर वो कहें कि भाई इसको तो इतनी बीजी चेस्ट है कि इसकी आवाजें आ रही हैं, क्या मेरे बच्चे को दमा हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि नहीं, जरूरी नहीं है, ये जो है वो बस समझ लें सॉर्ट ऑफ एलर्जी है, जो कि हम कहते भी हैं, और इसमें ये खत्म भी हो सकती है वक्त के साथ साथ। बस आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, जैसे कि नॉन फार्मा मेजर्स लेने हैं, वही जो उसमें किसी भी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसमें डिसीजेस में आप लेते हो, कि भाई बच्चे को आपको डस्ट से बचाना है, पॉलन से बचाना है, पेट से बचाना है, घर के अंदर अगर है तो आप डोनेट कर दो, या ऐसा कर दो, किसी और को दे दो, नहीं पालो, बच्चे को बचाओ। या फिर धुआं है, वही पैसिव स्मोकिंग है, दीज आर ऑल थिंग्स। इवन जो कॉकरोचेस हैं, कोई और एलर्जेंस हैं, उनसे दूर रखना है। So reactive airway disease जो है, again, not all children who wheeze have asthma. Most children younger than 3 years of age who wheeze are not predisposed to asthma. And having history of first wheeze before 1 year of age is a good prognostic sign. अगर 1 year से पहले आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो good prognostic sign है, in a sense कि वो उसको आगे चल के नहीं होगी ये permanently. Only 30% of infants who wheeze go on to develop asthma.
यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन चांसेस तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होते हैं। तो 30% ऑफ इन्फेंट्स होते हैं who wheeze they go on to develop asthma, and reactive airway disease has a larger differential diagnosis and must not be confused with asthma। आप उसको नहीं कह सकते, फिर भी अगर आपको वो है तो you cannot diagnose like that। to establish टू एस्टेब्लिश द डायग्नोसिस ऑफ एज़मा, अगर हम कह रहे हैं कि ठीक है एज़मा है, आपको क्लासिफाई करना है, इसमें कोई ऐसी यानी कि टैबूज़ भी हमारे यहाँ कल्चरल बहुत होते हैं ना कि भई ये हो गया, अल्लाह पता नहीं क्या हो गया। और वो पता नहीं हमने अगर इन्हेलर दे दिया तो पता नहीं क्या कयामत आ गई, और वरना कोई भी टॉक्सिक ड्रग्स देते जाओ। अगर इन्हेलर का यूज़ दे दिया उसके साथ स्पेसर के साथ तो पता नहीं क्या उसको लग जाएगा, या पता नहीं क्या हो गया, बड़ी बच्ची को भी दे दिया तो पता नहीं क्या हो गया भई। तो यानी भई मोड ऑफ ड्रग है, आप इसको इंजेक्शन जैसे आप पेशेंट्स को कन्विंस करना आपका काम है कि हम दवाई को किसी रास्ते से पहुँचाना है, जहाँ पे बीमारी है, अगर वहीं दवाई पहुँचेगी तो डेफिनिटली इट विल एक्ट मोर इफेक्टिवली। तो अगर हम इंजेक्शंस देते हैं, उससे उनको नहीं वो हो रहा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इंजेक्शंस दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर ओरली दे रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। सैल्बुटामॉल ओरली दे रहे हैं, इतने साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं साथ में, पैल्पिटेशंस हो रही हैं, बच्चे तो बता भी नहीं सकते। पूरे से मतलब सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो वो उनको बात समझ में नहीं आती है। तो ये चीज़ हमें टैबूज़ को वो करना हमारा काम है। सो व्हेन यू विल डायग्नोस एज़मा, देयर शुड बी सर्टेन क्राइटेरिया। नंबर 1 क्या चीज़ है कि एटलीस्ट 5 इयर्स ऑफ एज हो, और ठीक है, उसके बाद ही आप उसको कह देंगे। नंबर 2 क्या है, एपिसोडिक सिम्पटम्स हों ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। एपिसोडिक सिम्पटम्स हों कि रिकरेंट हों, बार-बार आते हों, जाते हों, ठीक। फिर रिवर्सिबल एयर फ्लो। वो जो FEV1 होता है, वो क्या होता है कि ज़ोर से एक्सपिरेशन करते हैं 1 सेकंड में, उसका कितना वॉल्यूम है, वो 12% जो है इतनी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, अ, उतनी रिलीव हो जाए आफ्टर द यूज़ ऑफ शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। रिवर्सिबिलिटी पे आप एज़मा कहते हैं, क्यों? एज़मा को हम रिवर्सिबिलिटी पे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक रिवर्सिबल डिज़ीज़ है, इसमें कोई परमानेंट डैमेज नहीं है, एक एलर्जिक रिएक्शन है। जब बड़ों में हम क्लासिफ़ाई कर रहे होते हैं इसको सीओपीडी से, तो उसमें क्या होता है, सीओपीडी में और एज़मा में मेन डिफ़रेंस क्या होता है? रिवर्सिबिलिटी का हो रहा होता है ना कि बड़ों के अंदर वो परमानेंट डैमेज हो जाता है। उसमें रिवर्सिबिलिटी कम आती है। आती तो थोड़ी बहुत आती है फिर भी, लेकिन कम आती है क्योंकि डैमेज एक चीज़ खराब हो चुकी है, एयरवेज़ खराब हो चुके हैं, तो वो उसमें नहीं आएँगे। लेकिन एज़मा क्या है? इट इज़ अ रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। तो अगर आपने इसको बच्चे को या बड़े को भी इवन आपने ब्रोंकोडायलेटर दिया है, यानी कि आपने सैल्बुटामॉल दिया है, वेंटोलिन दिया है, तो उसके बाद 12% इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो देन यू कैन से कि हाँ, ये एज़मा है। फिर उसके अलावा कौन-सा एक पॉइंट किया है कि अल्टरनेटिव डायग्नोसिस हैज़ बीन एक्सक्लूडेड, कोई और डायग्नोसिस नहीं है। आपको निमोनिया नहीं लग रहा, आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं लग रही है, आपको ब्रोंकियोलाइटिस नहीं लग रहा, तो फिर आप कहेंगे कि हाँ, दिस इज़ एज़मा, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसमें रिवर्सिबिलिटी है, वेरिएबिलिटी है, आफ्टर सैल्बुटामॉल आपको मिल रहा है, इफेक्ट मिल रहा है, और एपिसोडिक सिम्पटम्स हैं, देन होती है और चीज़ें होती हैं। इसकी पर्सनल हिस्ट्री ऑफ एटोपी होगी, कोई जो दाल वाली बीमारी होती है ना, दौड़े हो गए हैं, दमा हो गया है, दायमी नज़ला है, वो वाली चीज़ें भी होंगी इसके अंदर। जब एक बच्चे में आपको रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपने फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शुड बी एलिसिटेड कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्पटम्स हैं। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, वो हुआ था, यानी कि गला खराब हुआ था, नज़ला हुआ था, फीवर हुआ, फिर साथ में या फिर कान में तकलीफ है, वो भी अपर रिस्पायरेटरी में आता है। फिर उसके बाद जो है कभी इसको कोई मास्क लगा के इन्हेलर यूज़ करवाया है या नहीं करवाया हुआ है, उससे बच्चा इम्प्रूव हुआ था या नहीं पहले, यानी कि जब प्रायर हिस्ट्री आप पूछ रहे होते हैं और आप कहेंगे कि हाँ, इसको वीज़ी चेस्ट आ रहा है, क्या पहले भी ऐसा हुआ है? आपको मदर से आस्क करना है कि भई ये पहले भी ऐसा हुआ है और उसके बाद ब्रोंकोडायलेटर की थेरेपी के बाद वो इम्प्रूव हुआ है।
फिर उसके अलावा ये है कि रिकरेंस में आपने लास्ट आपकी इमरजेंसी डिपार्टमेंट का विजिट कब था, हाउ सिवियर द करंट एपिसोड इज कंपेयर्ड विद द प्रीवियस एपिसोड्स, एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज ऑफ रिएक्टिव एयरवे डिजीज, एंड ट्रीटमेंट क्या चीज है, यानी कि जो भी रिएक्टिव एयरवे डिजीज की एग्जैस्परेटिंग फैक्टर्स थे, चाहे वो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन थे, उन सबको डेफिनेटली आपको ट्रीट करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी है, एजमा की तरह ट्रीट करना है। इसको आप जो है नेबुलाइज करा सकते हैं सैल्बुटामॉल से। उसके अलावा इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, लाइक क्लेनल दे सकते हैं, और प्रिवेंट एंड एक्सरबेशन फ्रॉम अकरिंग कंट्रोल ट्रिगर्स। प्रिवेंट कर सकते हैं वही जो सारे नॉन फार्मा मेजर्स हैं, कि डस्ट है, स्मोकिंग है, पैसिव स्मोकिंग है, पॉलन से तो अपनी वो कर सकते हैं। घर में आप बच्चे को रखें, साथ में कोई पेट है, कोई डस्ट है, कॉकरोचेस हैं, एनिमल डेंडर है, उन सब से आपको प्रिवेंट करवाना है। साथ में आपको ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी देनी है, लाइक सैल्बुटामॉल क्या आप वो दे सकते हो। और थोड़े बड़े बच्चे हों, रिएक्टिव एयरवे डिजीज हो, तो आप इनहेलर दे सकते हैं, एक स्पेसर डिवाइस के साथ सही तरीके से पहुंच सकती है दवा उसमें। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज अवर टॉपिक इज नमोनिया। नमोनिया, जैसे कि कहा कि नमोनिया जरूरी नहीं है कि बैक्टीरियल नमोनिया ही हो, नमोनिया इज इन्फेक्शन इन्फेक्शन ऑफ द लोअर एयरवे, जो कि होती है हमारी एल्वेलाई जो होती हैं, जो लास्ट टर्मिनल आपकी आफ्टर ब्रोंक्यूल जो आता है वो एल्वेलाई होता है, उसके इन्फेक्शन को नमोनिया कहते हैं। सो दीज आर द हेल्दी एयर सैक्स जो कि ऊपर बनी हुई है। ठीक है, ये हेल्दी एयर सैक्स हैं, इसमें कोई फ्लूइड नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जो नीचे फिगर में दिया हुआ है वो इन्फेक्टेड एयर सैक्स हैं, जिसके अंदर बस हो सकता है फ्लूइड्स हो सकते हैं। तो उसकी वजह से जो वेंटिलेशन है उसमें सैचुरेशन भी कम हो सकती है, टकिपनिया होगा, बच्चे को ज्यादा सांस लेना पड़ेगा, रिस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। तो जो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि बार बार कहा गया है कि दे आर मोस्टली लाइक फेरिंजाइटिस हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, ये सारे ज्यादातर वायरल होते हैं। और जबकि जो लोअर होते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, विच इज नीमोकोकस जो होता है, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया ऑल ओवर, बड़ों में भी और बच्चों में भी। उसके अलावा बच्चों में स्टैफिलोकोकस भी हो सकता है, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, और एटिपिकल निमोनिया भी हो सकता है, विच इज माइकोप्लाज्मा निमोनिया। साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे? फीवर होगा मोर देन 38.5, जो कि बनता है हमारा 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बनता है। ठीक है, फीवर होगा, कॉफ होगा, टेकिपनिया होगा, फास्ट ब्रीदिंग होगी, और रिसेशंस होंगे, इंटरकोस्टल रिसेशंस। लेकिन अकॉर्डिंग टू द आईएमएनसीआई हमें किस पे क्लासिफाई करना है? ये आईएमएनसीआई का चार्ट है जिस पे आप क्लासिफाई कर लेते हो। उसके अंदर हम ये नहीं कहते कि भाई माइल्ड और मॉडरेट, इसमें जैसे हमने क्रूप में कहा, ब्रोंकिलाइटिस में कहा, हमने इसमें माइल्ड मॉडरेट इस तरह से नहीं कहा। हमने सिर्फ ये कहा है कि या तो ये सिवियर निमोनिया है, या फिर निमोनिया यानी कि सिवियर डिजीज भी हो सकती है, कोई भी डिजीज हो सकती है। ठीक है, और इसको क्लासिफाई किया है ताकि नॉन डॉक्टर्स जो हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो भी ट्रीट कर सकें और वो भी मोर्टेलिटी को डिक्रीज कर सकें, जैसे कि आप सबको पता ही है। तो इसमें हमने साइंस में हमने किस तरीके से क्लासिफाई करना है कि एनी डेंजर, कोई भी जनरल डेंजर साइन है जिसके अंदर फिट्स हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, बच्चा फीड नहीं कर रहा हो, ड्रोजी हो, लेथार्जी हो, चेस्ट एंड ड्राइंग हो। अच्छा, छोटे जो बच्चे होते हैं बिल्कुल लेस देन 3 मंथ्स है, उसमें अगर फीवर भी आए तो वो एक जनरल डेंजर साइन कहलाता है। 101 तक फीवर भी आए तो उसको जनरल डेंजर साइन कहा जाता है। और चेस्ट इन ड्राइंग है, या स्ट्राइडर इन अ काम चाइल्ड। इस केस में स्ट्राइडर इन अ काम चाइल्ड दे आर टेकिंग एज सिवियर निमोनिया और वेरी सिवियर डिजीज, बिकॉज क्योंकि ये सारे डॉक्टर्स और नॉन डॉक्टर्स के लिए एक चार्ट क्लासिफाई कर दिया है। सो आइडेंटिफाइड ट्रीटमेंट क्या करना है? अर्जेंट प्री रेफरल ट्रीटमेंट जो कि क्या देनी है, इसमें इन्होंने दिया हुआ है कोट्राइमोक्साजोल यानी कि सेप्ट्रान दिया हुआ है। वैसे अमोक्सिसिलिन आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेप्ट्रान की तो फिर भी इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस है और साइड इफेक्ट्स वगैरह भी होते हैं। तो आप अमोक्सिल यू कैन यूज एज फर्स्ट लाइन इफ ऑन द बेसिस ऑफ फीवर, चेस्ट एंड ड्राइंग और टेकिपनिया आपने क्लासिफाई किया है, एंड रेफर अर्जेंटली टू हॉस्पिटल। ठीक है, उसके अलावा फास्ट ब्रीदिंग अगर आपके पास है, अगर फास्ट ब्रीदिंग के साथ फीवर आ गया है
तो इसमें आपने निमोनिया आपने क्लासिफाई कर लिया है। एंड गिव कोट्राइमोक्साजोल फॉर 5 days, सूद द थ्रोट एंड रिलीव द कफ विद सेफ रेमेडी। एडवाइस मदर व्हेन टू रिटर्न इमीडिएटली, वही रेड फ्लैग साइन के अंदर है कि रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, फीवर हाई ग्रेड हो जाए, वॉमिटिंग्स हो जाए, रिलैक्टिंग टू फीड हो जाए, डिहाइड्रेटेड हो जाए। अदरवाइज फॉलो अप इन 2 days आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर नो साइंस ऑफ निमोनिया है या फिर नो साइंस ऑफ वेरी सिवियर डिजीज है, तो उसको क्लासिफाई आप क्या करोगे कि नो निमोनिया कफ एंड कोल्ड है, ये सिंपल कफ एंड कोल्ड है। और उसमें भी डेफिनेटली यही है कि कॉफिंग मोर देन 21 days ने रेफर फॉर असेसमेंट, वो तो खैर यही है कि ये ओवरऑल बनाया गया है। सूद द थ्रोट एंड रिलीव द कॉफ विद सेफ रेमेडी। हमेशा देखें आप IMNCI गाइडलाइंस में भी देयर इज नो वेयर के कफ सिरप आपको ये रिकमेंड कर रहे हो, सेफ रेमेडी कह रहे हैं, सिर्फ ये कि थोड़ा बच्चा बड़ा दे सकते हैं, ठीक है। बस यही है कि आपको क्लासिफाई करना है और आगे ट्रीट करना है उसको अकॉर्डिंगली। मैनेजमेंट क्या है, फीवर के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी है आपने, पैरासीटामोल दे दिया आपने उसको अकॉर्डिंग टू द वेट। और उसके अलावा एमॉक्सिसिलिन देनी है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। एमॉक्सिसिलिन इज द फर्स्ट लाइन, को एमॉक्सिक्लेव आप सेकंड लाइन पे यानी कि ऑगमेंटिन सेकंड लाइन के तौर पे यूज होगा, लेकिन एमॉक्सिल भी बच्चे में बहुत अच्छा इफेक्ट होता है उसका, आप दें। और कंसिडर मैक्रोलाइट्स इफ पेनिसिलिन एलर्जिक। मैक्रोलाइट्स कौन से वाले होते हैं, या फिर अगर माइकोप्लाज्मा निमोनिया है, एटिपिकल निमोनिया है जिसके अंदर बायलैटरल सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जो कि ज्यादातर बच्चों में नहीं होता, तो उसके अंदर मैक्रोलाइट्स आप देते हो, जिसके अंदर कौन सी वाली एंटीबायोटिक्स होती है मैक्रोलाइट्स के अंदर, एरिथ्रोमाइसिन बिल्कुल, और एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो रिमेंबर के निमोनिया आपने सस्पेक्ट किया है, एमॉक्सिसिलिन इज द फर्स्ट लाइन एंड इट इज इफेक्टिव, खास करके पीडियाट्रिक एज ग्रुप के अंदर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। IMNCI क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्पिरेटरी रेट क्या है, और वैसे भी ओवरऑल कहीं पर भी देखें तो रिस्पिरेटरी रेट की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेस देन 2 months में अगर 60 breaths per minute और मोर है, तो यू विल से कि इट इज फास्ट ब्रीदिंग, ठीक है। 60 breaths per minute इन लेस देन 2 months। फ्रॉम 2 months to 12 months जो है वो 50 breaths per minute और मोर है, एंड फ्रॉम 1 year to 5 year जो है वो 40 breaths per minute है, ठीक है। तो लेस देन 2 months में कितना है, 60 है। 2 month से 12 month यानी कि पूरा साल का बच्चा जो है वो 50 है, और साल से 5 years तक 40 है, 60, 50 एंड 40। उसके अलावा ये ओवरऑल रिस्क फैक्टर्स जो हैं एक बनाए हैं कि आपने कोई भी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इलनेस के साथ कोई भी बच्चा आया है तो आपने उसको देखना है ये, या फिर कोई और ये टेबल मैंने लिया है, पास मेडिसिन से उठाया है, कि आपको किस तरीके से देखना है कि बच्चे को असेस कैसे करना है, कि उसका नॉर्मल कलर है तो उसको हम कहेंगे कि ग्रीन कलर नॉर्मल, मतलब जो अपेयरेंस होती है बच्चे की, पेल वो नहीं है, पैलर नहीं है, या फिर पेल नहीं है, या फिर साइनोसिस नहीं है, तो उसमें अकॉर्डिंग टू द कलर, एक्टिविटी, रिस्पिरेटरी रेट, या फिर रिस्पिरेशन कैसी है, सर्कुलेशन कैसी है, और दूसरे साइंस कैसे हैं, मैनेजमेंट क्या करनी है, अकॉर्डिंगली ये टेबल इस तरह से है। तो उसमें क्या है कि नॉर्मल कलर है बच्चे का तो वो लो रिस्क है, उसको एक एम्बर और एक रेड, वो जो ट्रैफिक लाइट सिस्टम बना दिया है ताकि आपको अंदाजा होगा आपने किस तरह से ट्रीट करना है पीडियाट्रिक इलनेसेस। तो उसमें अगर पैलर है, रिपोर्टेड बाय कि बच्चा बिल्कुल पीला पड़ गया था, रिपोर्टेड बाय पेरेंट और केयरर, अगर उसने भी कहा है तो उसको हम एम्बर में लेंगे कि भाई हाँ ये रिस्क फैक्टर्स में इंटरमीडिएट रिस्क है इसको भी, कि ये इट मे डेवलप इनटू हाई रिस्क आल्सो। या फिर रेड है तो जाहिर है वो मॉटल्ड है, एशन ब्लू है, कुछ इस तरह का हो गया, बिल्कुल साइनोसिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो वो हाई रिस्क पेशेंट कहलाएगा। एक्टिविटी कैसी है, नॉर्मल रिस्पॉन्स एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन पीडियाट्रिक, के वो आपको सामने नजर आ जाती है कि उसका नॉर्मल रिस्पॉन्स है, वो स्माइल कर रहा है, वो अलर्ट है, या फिर डिक्रीज रिस्पॉन्स है, थोड़ा सा डिक्रीज रिस्पॉन्स है, वो इतना अलर्ट नहीं है। प्रोलॉन्ग स्टिमुलेशन नीडेड टू अवेक द चाइल्ड, अगर थोड़ा सा स्टिमुलेट, थोड़ा सा ड्रोजी हो रहा है, अगर उसको थोड़ा सा आपने टैप किया बच्चे को या इधर उधर दिखाया, या वो मदर से वो नहीं हो रहा, तो वो यानी कि थोड़ा सा प्रोलॉन्ग स्टिमुलेशन चाहिए, तो वो फिर एम्बर रिस्क में है।
या फिर बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं है, डेफिनेटली वो तो आपको नजर ही आ जाएगा कि रिस्पॉन्स नहीं है, पेयर जिल है, वीक क्राई है। क्राई भी बच्चे की, तो क्राई इतनी वीक है तो वो हाई रिस्क में आ जाएगा एक्टिविटी में, ठीक है। या फिर इसके अलावा, या हाई पिच्ड कंटिन्यूअस क्राई है, हाई पिच्ड कंटिन्यूअस क्राई इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ हाई रिस्क साइन, ओके। तो ये ना कहें कि ये तो बच्चा बहुत ही ज्यादा रो रहा है, बस नहीं, ये तो सही है, मतलब इसकी आवाज निकल रही है इतनी तेज, तो लेकिन ये कि ये कंसिडर करना है। अगर आपको अदरवाइज थोड़ा सा इल लग रहा है, यानी कि फीवर है और साइंस मिल रहे हैं और हाई पिच कंटिन्यूअस ट्राई कर रहा है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग ना। रेस्पिरेटरी रेट के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने नेजल फ्लेयरिंग देखनी है, नेजल फ्लेयरिंग तो नहीं हो रही है, टेकेप्निया तो नहीं है, वही बात है कि वो 50 60 एंड 40 है। ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 95 से कम है। तो आपको थोड़ा सा आप कहेंगे 95 से, सॉरी, ज्यादा है तो, या इक्वल है तो आप कहेंगे कि ये ग्रीन में है, लो रिस्क में है, ठीक है। या 40 ब्रेथ्स पर मिनट है, अगर मोर देन 12 पे है, 12 मंथ्स पे है, तो इट्स ओके। और इसके अलावा अगर एम्बर में है तो ग्रंटिंग आ रही है, और टेकिपनिया हो रहा है मोर देन 60, ठीक है, सिवियर एंड ड्रॉइंग है। और रेड फ्लैग साइन के अंदर क्या होंगे, वही ग्रंटिंग होगी, टेकिपनिया होगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ होगा 60 से ज्यादा, किसी भी एज ग्रुप के अंदर डेफिनेटली, अगर लेस देन 2 मंथ्स में। मॉडरेट और सिवियर चेस्ट एंड ड्राइंग है, ये सारे रेड फ्लैग साइन है। सर्कुलेशन कैसे पता चलेगी आपको कि सर्कुलेशन ठीक हो रही है या नहीं हो रही है? स्किन कलर से, हाइड्रेशन स्टेटस से, टैकीकार्डिया नहीं हुआ हुआ, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं है, पुअर फीडिंग नहीं है, रिड्यूस्ड स्किन टर्गर नहीं है, वो सारे रेड फ्लैग साइन है किसी भी इलनेसेस में, ठीक है। अगर के आपको मैनेजमेंट क्या करनी है, अगर के होम केयर एडवाइस करनी है, अगर सारे फैक्टर्स जो हैं, कोई कलर ठीक है, नॉर्मल कलर है, एक्टिविटी सही दे रहा है बच्चा, रेस्पिरेटरी रेट सही दे रहा है, सर्कुलेशन ठीक लग रही है, हाइड्रेशन स्टेटस सही है, तो आप होम केयर एडवाइस दे सकते हो उसको रेड फ्लैग साइन बता के। अगर के एम्बर में है तो आप जो है वो सेफ्टी नेट प्रोविजन के साथ कर सकते हैं, आप मेडिसिन दे सकते हैं। या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं, नहीं हो सकता मैनेज, कोई प्रॉब्लम है, फीवर बहुत ज्यादा हाई ग्रेड है, लाइक 3 to 6 months में मोर देन 39 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड यू कैन रेफर द केस। और अगर के रेड फ्लैग साइन है, देन डेफिनेटली यू हैव टू रेफर इमीडिएटली। डोंट टेक द रिस्क कि आप नहीं नहीं जा रहे हैं रेड फ्लैग साइंस के साथ। अब एक क्वेश्चन है, 6 month old baby who was born at home, it is brought to you by mother, 6 month old है, he started with coronal symptoms, यानी कि नजला जुकाम के साथ स्टार्ट किया है उसने, ठीक है। His mother report that he has not been feeding well for past 2 days and started to vomit today. फीडिंग वेल नहीं हो रहा है, उसके अलावा क्या है कि he started to vomit after coughing. Her main concern is a cough which occurs in bouts and is so severe that he often turns red. इतनी इसको coughing attacks हो रहे हैं इस बच्चे को कि वो रेड हो जाता है खांसते खांसते, या फिर वॉमिट करने लगता है। नो इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी नॉइजेज आर नोटेड। आपने उसको ऑस्कल्टेट किया, आपको कोई उसके अंदर कोई आपको साइंस नहीं मिले, कोई वीजिंग नहीं मिली, कोई क्रैप्स नहीं मिले। क्लिनिकल एग्जामिनेशन रिवील्स एन ए पायरेक्सियल चाइल्ड, अभी उसको कोई फीवर नहीं हो रहा राइट नाउ, एंड द क्लियर चेस्ट। सो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन दिस चाइल्ड? 6 month ओल्ड है, कॉरिजल सिम्टम्स के साथ स्टार्ट हुआ था, रिपीटेड कॉफ ऑफ वॉमिटिंग थी, इसकी आपने हिस्ट्री ली, माइंड हिस्ट्री से आप स्टार्ट हुआ है, और ही वाज बोर्न एट होम। और डायग्नोसिस क्या हो सकती है? बी क्या हो सकती है? इसको ब्रोंकियोलाइटिस है, उसको एटिपिकल निमोनिया तो नहीं हो गया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया है, इसको क्रूप है, या ट्यूबरक्लोसिस है? इसको अब आप कह रही हैं कि क्रूप है। क्रूप कैसे कह दिया? ना तो इसमें स्ट्राइडर है, ना इसके अंदर बार्किंग कॉफ है, क्या है इसको? डॉक्टर नुसरत खान, एक्सीलेंट। परटूसिस है ये। जी डॉक्टर रिफत, परटूसिस, एक्सीलेंट। यार ये जो वो
खांसी के बाद वॉमिट करना टिपिकल साइन है, इट्स पर्टोसिस। उसके अलावा इसमें अंदर हिंट क्या दिया था, द चाइल्ड वाज बोर्न एट होम, इट मींस कि इसकी इम्यूनाइजेशन भी नहीं हुई भी ना अभी। पर्टूसिस क्योंकि हम जो वो जो डीपीटी होता है, डीटीएपी जिसको कहते हैं, ए सेलुलर पर्टोसिस जो लगाते हैं, उसकी वैक्सीनेशन की वजह से ये इतना कॉमन नहीं मिलता। लेकिन जो है वो इसीलिए ये मेंशन किया गया था कि जहाँ वैक्सीनेशन नहीं हो, रिपीटेड बाउट्स ऑफ कॉफ हो, आपको कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं एज सच, और मदर ऐसे रिपोर्ट कर रही है, तो थिंक अबाउट इट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ पर्टोसिस। ट्रीटमेंट मुझे बताएंगी, कौन बताएगा मुझे, डॉक्टर यास्मीन बरूही बताएंगी, डॉक्टर यास्मीन बताएंगी व्हाट इज द ट्रीटमेंट। चले अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं, हो सकता है आगे क्वेश्चन आए इसका। अच्छा, reviewed by her GP. She has a 3-day history of fever and coronal symptoms. Overnight, she has developed a harsh cough. On examination, temperature 38 degree centigrade है, जो कि 101 तकरीबन बनता है. An inspiratory stridor is noticed, although there are no signs of intercostal recession. 16 month है, 1.5 साल की बच्ची है, ठीक है। स्टार्ट किससे हुआ था, हिस्ट्री ऑफ कोरिजल सिम्टम, नजला जुकाम से स्टार्ट हुआ था, फीवर से स्टार्ट हुआ था, और ओवरनाइट हार्श कॉफ हो गई है इसकी। एग्जामिनेशन पे यू फाइंड टेम्परेचर ऑफ 38 डिग्री सेंटीग्रेड and inspiratory stridor. What is the most likely diagnosis? Acute epiglottitis, bacterial bacterial tracheitis, bronchiolitis, croup, or pertussis. What is the diagnosis in this case? It's very clear. डॉक्टर रबिया का जवाब आया है सिर्फ अब कोई भी जवाब दे दे इसका, क्या है इसके अंदर, एपिग्लोटाइटिस, क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है इस वजह से। Epiglottitis is an emergency. A true pediatric emergency is epiglottitis. It's not epiglottitis. Acute emergency. एपिग्लोटाइटिस जो है ना, वो पूरा एपिग्लोटिस आगे से वो हुआ होता है, पूरा ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है अपर एयरवे। तो इमरजेंसी है उसमें, एपिग्लोटाइटिस में तो आपको पेशेंट को एग्जामिन भी नहीं करना होता है, क्यों, अगर आपने एग्जामिन किएगा तो वो बिल्कुल चोक कर देगा। डॉक्टर शाहिदा, वेरी गुड। गैलेक्सी नोट 9 से कौन है? जी बिल्कुल, ट्राइपॉड साइन बना के बैठा होगा बच्चा आगे ही झुक कर, ताकि उसकी सांस सही आए। यस इट इज क्रूप। सारे साइंस तो दे दिए, क्रूप तो अच्छा सा बताया था ना, कि पहले क्या होते हैं उसमें कोरिजल साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, ओवरनाइट एक कोई डेवलप कर देती है हार्श कॉफ, ठीक है। और उसके अलावा लोअर साइंस नहीं आ रहे, इंटरकोस्टल रिसेशन नहीं आ रही, रेस्पिरेटरी रेट का कोई मैंने जिक्र नहीं किया इसके अंदर कि रेस्पिरेटरी टेकिपनिया हुआ है, सैचुरेशन कम नहीं हो रही है, अपर से स्टार्ट हुआ है। नमोनिया में अपर से स्टार्ट नहीं होता है, अगर हम नमोनिया आप कहते हो ना, तो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पहले नहीं आ रहा होता उसके अंदर। अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद कोई चीज आ रही होती है, और उसके बाद वो लोअर के साइंस दे रहे होते हैं, लोअर के साइंस क्या है इसके अंदर, अपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साइंस आ रहे हैं या लोअर के आ रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक, ये जो है वो क्रूप है। अब ये बताएं कि इसके अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साइंस आ, साइंस एंड सिम्टम्स जो आ रहे हैं वो अपर के आ रहे हैं या लोअर के आ रहे हैं, और लोअर के क्या साइंस होते हैं? What are the signs of lower respiratory tract infection, be it bronchiolitis or pneumonia? Bronchiolitis जो कि टर्मिनल आपका ब्रोंक्योल होता है, चेस्ट इनड्रॉइंग होती है, वीजिंग होती है, और क्रेप्स होते हैं, वेरी गुड, क्रेप्स एंड वीज। वो बिल्कुल जब एल्विलाई आते हैं तो उसके अंदर क्रेप्स आने शुरू होते हैं ना,
तो इसकी इसकी ये सारे अपर के आ रहे हैं। तो अगर आपको ब्रोंकियोलाइटिस में और व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ croup, a stable child, what is the management, what you will give in a prescription? The same child comes to you, what you will give in prescription? जी डॉक्टर शबू ही इसमें क्रैप्स आएंगे। जी बताएं, उसमें लोअर में क्रैप्स आते हैं। अब ये बताएं कि इसकी मैनेजमेंट में क्या देना है। आपने क्रूप डायग्नोस कर लिया, बिल्कुल ठीक है। लेरिंगो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस क्रूप, बिल्कुल ठीक। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, डेक्सामेथासोन देंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्या होगी? कफ सिरप, एंटीबायोटिक्स देंगे, बिल्कुल ठीक। यानी कि पैरासिटामोल दे दें आप, या इबुप्रोफेन भी दिया जा सकता है। और पैरासिटामोल इज सेफर एंड गुड। पैरासिटामोल दे दिया आपने, साथ में आपने डेक्सामेथासोन दे दिया, दैट्स इट। कूल मिस्ट एडवाइस कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। अब एक 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज डायग्नोस्ड विद whooping cough, उसकी कोई वैक्सीनेशन हिस्ट्री नहीं थी, या आपने उसको मदर लेकर आई, फॉर एग्जांपल वही है कि रिपीटेड बाउट्स ऑफ कॉफिंग विद वॉमिटिंग हो रहा है, इतना खांस खांस के उसको रेड हो जाता है बच्ची या बच्चा। और उसके बाद आपने इसकी व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी? एसाइक्लोवीर, ओरल एमॉक्सिसिलिन, सेफिक्सिन, ओरल एरिथ्रोमाइसिन और लीवोफ्लॉक्सासिन। कौन बताएगा इसका आंसर? This is a whooping cough. This is a whooping cough pertussis. pertussis की ट्रीटमेंट क्या थी? जी बिल्कुल ठीक, जिन्होंने कहा है डॉक्टर फरहाना, डॉक्टर है ना। ओरल एरिथ्रोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, मैक्रोलाइड इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है। वूपिंग कफ की, pertussis की, द ड्रग ऑफ चॉइस इज एजिथ्रोमाइसिन। अगर यहाँ एजिथ्रोमाइसिन होता तो उसको ज्यादा प्रेफर करते, लेकिन एरिथ्रोमाइसिन है, सो एरिथ्रोमाइसिन इन ऑल दीज। तो ये एक वूपिंग कॉफ की प्रेजेंटेशन थी, ठीक है। तो whooping cough is pertussis. It is caused by gram-negative bacteria Bordetella pertussis. Clinical features में क्या होंगे? It is includes 2 to 3 days of coryza followed by coughing bouts that usually worse at night. ज़ाहिर है coughing वैसे भी worse at night हो जाती है. And after feeding, it may be ended by vomiting and associated central cyanosis. यानी इतना severity की तरफ जा सकता है कोई भी इलनेस, डेफिनेटली वो तो खैर कोई भी सिवियरिटी की तरफ जा सकता है, लेकिन इसका जो वो खास वो जो काली खांसी टाइप होती है और खांसी के जो रिपीटेड बाउट्स आते हैं, इट इज स्पेसिफिक फॉर pertussis, दैट इज व्हाई इसका अनदर नेम whooping cough भी है, ठीक है। इट इज अ बैक्टीरियल इलनेस, इसके अंदर आपने एंटीबायोटिक से ट्रीट करना है। तो कोई भी कॉफ हो पीडियाट्रिक के अंदर, बराए मेहरबानी उसका जो है ना कॉज मालूम करें और उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, दीज आर माई रेफरेंसेस। तो आई होप के कुछ बात अच्छी समझ आई होगी है। तो यू कैन आस्क मी लेटर ऑल्सो, अगर मेरे पास मुझे टाइम मिला तो मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर। और प्लीज कोशिश करें कि जो है वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर वही प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। जो न्यू ज्वाइनी डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी यही कहूंगी कि प्रिस्क्रिप्शंस को आप हिस्ट्री थोड़ी सी इतनी थोड़ी लिखें, 2 जुमलों की, कि ड्यूरेशन पता हो सिम्टम्स की और पता चल रहा हो कि कहाँ जा रहा है, यानी कि ये आपने जो ट्रीटमेंट दी हुई हो वो उसको जस्टिफाई कर रहा हो जो आपने डायग्नोसिस बनाई है। आपको डायग्नोसिस लिखनी है, आपको जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन लिखना है, डॉक्यूमेंट भी करना है, एंड जैसे कि आप देखते भी हैं और यू आर सपोज टू डू अ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एवरी पेशेंट, जिसके अंदर सिंपल सी चीजें हैं, एनीमिया, साइनोसिस तो आप डेफिनेटली आपके पास आ भी नहीं रहा होगा। एनीमिया आप चेक कर लें, कुछ लिम्फ नोड्स देख लें, अगर बड़े हैं तो उसके अंदर आप थायराइड देख लें एक नजर दुपट्टा हटा के, अगर फीमेल हैं तो डेफिनेटली।
और जो भी सिम्पटम्स हैं फिर उसके बाद जो है वो उसके अकॉर्डिंगली उसका एग्जामिनेशन है। अगर रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स हैं और आपने चेस्ट नहीं ऑस्कल्टेट किया तो गलत है। थ्रोट देख लें, चेस्ट देख लें, लिम्फ नोड देख लें, ये रेस्पिरेटरी में हो गया। एब्डोमिनल पेन के साथ आया है, डायरिया के साथ आया है, एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ आया है, तो आपको आपका फर्ज है कि वो एग्जामिन करें। कोई लोकल सिम्पटम्स के साथ आया है, यू हैव टू डिफाइन दैट पेन। हो सकता है आपने उसको टीनिया कह रहे हो और आपने उसको एंटी फंगल दे रहे हो, वो कुछ और हो। आप उसको कहें कि भई हाँ, एक जो है वो एन्युलर पैच है विद अ सेंट्रल क्लीयरिंग। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही हो कि जिसके अंदर आपको डेफिशिएंसी लग रही है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपने कलीग से पूछ सकते हैं या फिर आप नेट सर्च करके देख सकते हैं कि हाँ, मैं इसको डिफाइन कैसे करूँगी। हो सकता है भई हाँ, भई इस स्केबीज़ को मैं डिफाइन कैसे करूँगी, इसका रैश कैसे डिफाइन करूँगी। तो कोई भी चीज़ है प्लीज़ उसको डॉक्यूमेंट करें और फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करें। और अपनी और एग्ज़ामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप पेशेंट को हाथ लगाते हो उतना ज़्यादा आप खुद भी आपकी प्रैक्टिसेस इम्प्रूव होती हैं और आप सही ट्रीट भी करते हो और यही इसका पर्पज़ है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।